बच्चों ये लेक्चर्स मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था, लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी होंगे तो तुम देख सकते हो, अभी जस्ट स्टार्ट किया। मैं जो लेक्चर्स होगा बच्चों, फिजिक्स में खासकर अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ध्यान देना होगा। हमें कुछ बहुत ज्यादा चीज रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा विजुलाइज करना है। और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि कितने बच्चे क्या विजुलाइजेशन करते हैं, है ना। देखते हैं तुम लोगों ने जब केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं मैं। एटम के बारे में पढ़े हो बच्चों? जस्ट कि कैसे चीजों को समझना है, कैसे देखना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। एटम क्या होता है? एनीवन कुछ बता सकते हो? मुझे तो उतना नहीं पता। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए मैटर। हाँ, मैटर का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटा। एटम का शायद नाम ही ऐसा है जो डिवाइड ना हो, सबसे छोटा। ऑल्दो बाद में ये डिवाइड भी हो गया है ना, डिविजिबल। एटम का जो लिटरल मीनिंग है, शायद केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे, ज्यादा जानते हो। इसका साइज क्या होता है, कोई पता है किसी को क्या एटम का साइज? मुझे नहीं पता। 10th में पढ़े हो एटम के बारे में? पढ़े हो डाल्टन्स लॉ, ये सब पढ़े हो? यस सर। ठीक है। एटम का साइज किसी को पता है क्या, क्या होता है? रेडियस? एनीवन? ओम मिश्रा? एंगस्ट्रॉम पता है? एंगस्ट्रॉम सर उसका रेडियस वैरी करता है ना? हाँ, वेरी करता है। रफ आइडिया, रफली मैं पूछूं क्या होगा? सर 10 to the power है ना, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का कितना होता है? 10 to the power -10 मीटर। ठीक है। कोई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़े। ठीक है, आगे पढ़ोगे। अच्छा, ये एटम में क्या क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गुड, बहुत बढ़िया। तो इस एटम में कैसे अरेंज है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? Electrons revolve around the nucleus. न्यूक्लियस, मतलब इसमें एक न्यूक्लियस भी है। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस भी है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन बड़ा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन थोड़ा सा बड़ा है या बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, मतलब तुम लोग तो ब्रिलियंट हो बच्चों, बहुत ज्यादा पता है तुम लोगों को। बहुत बड़ा है। अच्छा, ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का साइज क्या है? न्यूक्लियस का साइज किसी को आइडिया है? एनीवन? 10 raised to the power -5. न्यूक्लियस का जो साइज है वो है 10 raised to power -15। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं बच्चों फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर 10⁻⁻15, है ना, छोटा है ना। अब देखो, ये बच्चे जानते हैं। तुम लोग 10th में होते तो मैं कहता कि तुम्हें आता है, मुझे नहीं पता कि 9th में कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, बट डोंट वरी, मैंने बता दिया कि रेडियस ऑफ एटम इज दिस, और उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस ये है। रट्टा मार लिया बच्चों। ये भी पढ़ाया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम, और एटम का जो टोटल मास है वो इसी में फॉर्म में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा है। दैट मीन्स ये सपोज एटम है और ये न्यूक्लियस है,
सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में है। ये भी रट्टा मार लेते हैं बच्चे। बताना मुझे ना रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये निकालना है। क्योंकि रेडियस ऑफ एटम है सर 10 टू द पावर -10 और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है 10 टू द पावर -15। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये आता होगा शायद तुम लोगों को 10 टू द पावर 5। Radius Yes, of atom is 10 to the power 5 times radius of nucleus. 10 to the power 5 times इतना बड़ा है। कितना? 1000 times नहीं, 10,000 1 नहीं, lakh 1 लाख टाइम्स बड़ा है। ठीक है। और इस एटम का जो इतना बड़ा मास, इतना बड़ा एटम है, इसमें टोटल मास जो इसका है वो कहाँ है? यहाँ पे है। इधर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व कर रहा है। किसी कहा सर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। अब मैं बताता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि ये एटम का कितना पार्ट खाली है? सारा मास यहाँ, बाकी पास बाकी एम्प्टी है। कितना एम्प्टी है? थोड़ा विजुलाइज करो, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं ना। अब ये विजुलाइजेशन में समझाता हूं कि ये चीजों को देखना है, फिजिक्स को ऐसे समझो तब मजा आएगा। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास हम एक एटम कंसीडर करते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस है बच्चों। 10 सेंटीमीटर का एक न्यूक्लियस लेते हैं। इतना बड़ा बॉल, सोचो ये न्यूक्लियस है, तो एटम का साइज क्या होगा? इमेजिन करो। अगर ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इतना लिया तो रेडियस ऑफ एटम बच्चों कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इंटू हाउ मच? 5 करोड़ 10 टू द पावर 5 है ना। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 0.1 मीटर इंटू 10 टू द पावर 5, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4 मीटर। इसका मतलब हुआ 10 किलोमीटर। अगर हमने न्यूक्लियस का साइज 10 सेंटीमीटर लिया, इतना बड़ा लिया, इतना बड़ा न्यूक्लियस लिया, तो एटम कितना बड़ा होगा? इमेजिन करो, इतना बड़ा न्यूक्लियस कितना बड़ा हुआ बच्चों? 10 किलोमीटर। अपने घर से सोचो 10 किलोमीटर कितना दूर है। चारों तरफ इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऊपर जाओ 10 किलोमीटर, नीचे जाओ 10 किलोमीटर। इतना बड़ा स्पेस एटम का है। सारा मास कहाँ पे है? इतने पार्ट है। और बाकी जो स्पेस दिख रहा है वो स्पेस क्या है? एम्प्टी है। 2-4 इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नेग्लिजिबल। कुछ रियलाइज हुआ बच्चों? इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस है तो एटम ये पूरा नासिक सोचो, घूम जाओ, पूरा नासिक इंक्लूड हो जाएगा। ऊपर बारिश कहां से होती है? कितना हाइट ऊपर? 10 से 12 किलोमीटर है ना। आसमान भी चले गए, नीचे भी चले गए। दिस होल स्पेस इज एम्प्टी। जिसको हम सॉलिड कर रहे हैं, जो एटम की बात कर रहे हैं, एटम तो पूरा का पूरा खाली है बच्चों। रियलाइज करो कितना स्पेस खाली है। किसी बच्चे ने रियलाइज किया? रियलाइज हुआ क्या? यस सर। Yes. कि जिसको हम कहते हैं एटम, जो कह रहे हैं कि एटम इतना बड़ा है, वो कितना कैसा है? वो पूरा स्पेस खाली है। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किसी को पता है क्या? Yes. रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने किस चीज का डिस्कवरी किया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का उन्होंने बताया। बच्चों फिजिक्स में जब उन्होंने कोई फिजिक्स में फिजिसिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ भी चीज वैलिड, कोई भी थ्योरी वैलिड तब मानते हैं जब हमने कुछ थ्योरी दिया और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है, तो उसको हम वैलिड थ्योरी मानते हैं। तो साइंटिस्ट हमारे कुछ चीजें होती है, कुछ जो फैक्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूफ करते हैं कि यस ये हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को जो सपोर्ट करेगा वही थ्योरी हमारा वैलिड थ्योरी होगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, प्रोटॉन कैसे है, न्यूक्लियस कैसे है। जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था
कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर अरेंज इन न्यूक्लियस। तो केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया? E. Goldstein. J. Thomson. इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किए, बड़ा फेमस हो गए थे। तो उनसे पूछा गया था बताओ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन कैसे, तो उन्होंने कुछ मॉडल दिया था, लेकिन वो मॉडल फेल हो गया था। फिर अब रदरफोर्ड के दिमाग में कुछ तो था आइडिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। क्या एक्सपेरिमेंट था, कोई बता सकता है? बहुत छोटा सा पार्ट, छोटा सा चीज, ये क्या था? कौन सा फॉइल था बच्चों, गोल्ड का या एल्युमिनियम का? Gold foil. गोल्ड फॉइल। क्या बात है, तुम लोग तो बहुत बढ़िया। तो गोल्ड के फॉइल पे बहुत थिन गोल्ड का फॉइल लिए थे, थिन, बहुत ही थिन फॉइल मींस बहुत, और उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल होता है, अब शायद तुम्हें नहीं पता होगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हीलियम पता है? हीलियम, Yes, sir. Helium plus plus. हाँ हीलियम प्लस प्लस, मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ना बाहर निकाल दिया, है ना। तो जो बना वो, इसी को हीलियम न्यूक्लियस को कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल। ये रेडियो एक्टिविटी से निकला था। इसको ना बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो बहुत एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी भी शायद आइडिया होगा थोड़ा सा, बहुत एनर्जी देके इसको पास कराया। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर हम पास करवाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ थोड़ा डेविएट होगा, कुछ थोड़ा डेविएट होगा, ऐसा ऐसा कुछ डेविएशन होगा, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था। बट रिजल्ट क्या था बच्चों को बता सकता है? व्हाट वाज द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट? रिबाउंड भी आ रहे थे कुछ पार्टिकल्स। क्या था सर स्ट्राइक होके वापस से रिबाउंड हो रहे थे। वापस से रिबाउंड हो रहे थे, बहुत बढ़िया। और कुछ Sir, most of the particles stayed there. बहुत सा स्ट्रेट ही निकल गया। स्ट्रेट निकल गया। स्ट्रेट निकल गया, बहुत बढ़िया बच्चों, यही हुआ था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डेविएशन होगा, बिकॉज मटेरियल से पास करेगा, थोड़ा फोर्स लगाएगा कुछ। बट उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गया। सीधे सीधे का मतलब कोई डेविएशन हुआ ही नहीं, नो डेविएशन। किसमें? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सोचो कि एक अगर सपोज यहाँ नासिक में एक इतना बड़ा एक ये रख दिया न्यूक्लियस, और कितना बड़ा स्पेस पूरा खाली है, और मान लो पाकिस्तान बमबार्डमेंट करता है, मिसाइल भेजेगा, तो बताओ वो मिसाइल सीधे सीधे निकलेगा ना, किसी को हिट करेगा? पूरा स्पेस तो खाली है, बुलेट फाइट हो गई इतने स्पेस में, सारे बुलेट सीधे निकलेंगे ना। लेकिन जो बुलेट, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरा, न्यूक्लियस के पास से, तो वो थोड़ा डेविएट होगा, जो और पास आया थोड़ा और डेविएट होगा, और जो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के पास सीधे सीधे जा रहा था वो क्या हो जाएगा? सीधे वापस आ जाएगा। आ जाएगा क्या? यस सर। और पता है ये बहुत ही अनबिलीवेबल था रदरफोर्ड के लिए। सोचो कोई अगर मान लो पाकिस्तान वाले मिसाइल उधर से भेजे, बहुत सारे हजारों मिसाइल फायर किया, और सब सीधे सीधे निकल गया, कहीं किसी से कोई स्ट्राइक नहीं किया, और एक मिसाइल ऐसा आया कि ऐसे हिट किया और मिसाइल वापस चला गया। बताओ क्या सोचेगा कि नासिक में कैसा आदमी रहता कि मिसाइल को सेंड कर दिया वापस, उल्टा आ गया। रजनीकांत अगर हमारे रहेंगे तो यही काम करेंगे, जानते हो रजनीकांत को? वो कर सकते हैं ना ऐसा, मिसाइल आएगा ऐसे कर देंगे मिसाइल वापस। तो बच्चों ये इतना अनबिलीवेबल था कि उन्होंने पता है क्या लिखा था इस चीज को? जस्ट ऐसे मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स को समझने का, फिजिक्स का स्टोरी बहुत मजेदार टॉपिक है। उन्होंने ये लिखा था इस एक्सपेरिमेंट को कि कुछ जो वापस आया, कहते कि लाइक हमने मिसाइल फायर किया और किसी ने टिश्यू पेपर सामने रखा और टिश्यू पेपर से वो मिसाइल रिफ्लेक्ट हो गया, वापस आ गया। ये जितना अनबिलीवेबल है उतना ही उनको ये चीज सरप्राइज किया था कि हाउ अल्फा पार्टिकल, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स फ्रॉम दिस, ठीक है ना। और इस चीज से उन्होंने बताया था कि सारा मास जो एटम का है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और बाकी द पूरा एटम एम्प्टी, पूरा खाली। एनीवे बच्चों, तो ये चीज हमने बताया थोड़ा सा
सिर्फ ये रियलाइज करवाने के लिए कि एटम पूरा क्या है, खाली है। बच्चों थोड़ा सा रियलाइज हुआ ये चीज कि हाँ ऐसा है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट Yes. पहले से जानते थे, कुछ और समझा होगा, हम लोग डिटेल में इसको तो पढ़ेंगे। बट एनीवे ये सिर्फ आइडिया ये था बच्चों कि हमें ना समझना है, चीजों को विजुलाइज करना है। अब मैं आता हूं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा। बच्चों बताना मुझे, एक क्वांटिटी है 0/5 क्या होगा? 0 0. बहुत बढ़िया। चलो बताना, अगर मैंने 5/0 कर दूं तो क्या होगा? Indefinite. Not defined. defined नॉट डिफाइंड। चलो मैं इसको ना, महाराष्ट्र में बच्चे मोस्टली यही बताते हैं या 10 तक को बताते हैं, इसको मैं नॉट डिफाइंड की जगह बोल देता हूं इनफाइनाइट। तुम कहोगे सर इनफाइनाइट को ही टीचर्स 10th में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बट मैं अब ना नॉट डिफाइंड की जगह पे क्या बोलूंगा इसको, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 10th तक हो सकता है कहा गया होगा कि नॉट डिफाइंड, बट अब हम लोग इनफाइनाइट का मतलब मानेंगे बहुत बड़ा। क्या मानेंगे बच्चों? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा। अब इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलना, इनफाइनाइट। ठीक है? कहोगे सर ये 5/0 व्हाई इट विल बी इनफाइनाइट? इसको थोड़ा रियलाइज करते हैं। मैं ऐसे लेता हूं 1/0 भी क्या होगा, कोई भी चीज बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसा क्यों? तो मैं क्या करता हूं 1/0 ने, और 0 का मतलब क्या मानेंगे, ओम आते हैं तुम्हारी बात पे, पूछे तुम्हारा डाउट लेते हैं। 0 का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है ना? चलो पहले ओम तुम बता दो, पूछ लो। सर अगर 5/0 भी इनफाइनाइट होगा, 1/0 भी इनफाइनाइट होगा, पर अगर 5/0 भी इनफाइनाइट होगा, 1/0 भी इनफाइनाइट होगा, तो फिर 1 और 5 5 तो इक्वल इक्वल टू हो 1 जाएगा। हाँ सर, ये कैसे हो सकता? आते हैं, वो सारे वो भी बताएंगे। ठीक है ना? चलो अभी हम देखते हैं बच्चों, इसलिए करो कि ये नॉट डिफाइंड है ना, बताते हैं। पहले ये समझते हैं, 1/0 की जगह पे, 0 की जगह पे ना मैं एक छोटा क्वांटिटी लेता हूँ 0.1। कितना ये होगा 1/0.1? 10. 1/, इससे भी छोटा क्वांटिटी लेते हैं 0.01। ये कितना हो जाएगा? 1000. 0.001। तो 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो 1000। 1/0.00000 ऐसे 1। ये क्या होते जा रहा है? Infinite. बड़ा infinite होते जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है। तो ये जितना छोटा करोगे डिनोमिनेटर में, ये क्वांटिटी उतना बड़ा होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. जितना छोटा करते जाओगे उतना बड़ा होते जाएगा। इतना छोटा कि ये और 0 कर दिया, मतलब 0 का मतलब बहुत ही छोटा। इसी को बोलते हैं टेंड्स टू 0। कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो ये बड़ा होते जाएगा। कितना बड़ा? जब ये 0 कर देंगे तो इसी को क्या कर देंगे, ये इंफिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा। अब 1/0 भी बहुत बड़ा है और 5/0 भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ना? क्लियर बच्चों? तो अभी मैं अब सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। 0 बाई, मान लो कोई कह दे क्वांटिटी 0/, कोई भी क्वांटिटी a 2 3 4 कुछ भी है, 5 लिखा तो ये हो जाएगा 0। और 5/0 को हमने कर दिया
इंफिनिटी। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, जीरो में किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा जीरो, और किसी क्वांटिटी में जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट। अब मैं बात करता हूं, सर 0/0 को क्या लिखूंगा? अगर मैं इस फॉर्मूला से जाऊं कि जीरो में कोई भी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं जीरो, कोई कहेगा सर जीरो में कोई भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो जीरो होगा, तो एक बच्चा कहेगा जीरो। एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर किसी भी क्वांटिटी में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो होता है इनफाइनाइट, किसी भी क्वांटिटी में जीरो से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अब आंसर ये लिखूं 1 की आंसर 2, कौन सा होगा बच्चा? और कोई कहेगा सर एक काम करते हैं, ये जीरो और जीरो कट कर देते हैं और ये हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो ये 3 में से क्या आंसर होगा या कुछ और आंसर होगा? आज देखते हैं, आज इस पर डिस्कशन करते हैं। 0/0 क्या होगा? अब बताना, सुनना आप ध्यान से। इनफाइनाइट का डेफिनेशन बताया, क्या बताया डेफिनेशन इनफाइनाइट का? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? जितना बड़ा सोचो उससे भी बड़ा। जीरो का क्या डेफिनेशन छोड़ा बताया? बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब जीरो। जीरो जीरो तो ऐसे डिफाइंड है, बट एक सेंस में, कंटिन्यूटी में सोचे तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी, जितना छोटा सोचो उससे भी छोटा। अब बात आई सर 0/0 को क्या लिखें? सुनना सर अनडिफाइंड। हाँ, बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्यों अनडिफाइंड कहेंगे वो बताता हूँ। अनडिफाइंड बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे उसको समझाता हूँ। 0/0 को अब क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो का मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी, बहुत छोटा ले लेते हैं। 0.00002 ऐसा ले लिया, और इस जीरो को भी छोटा क्वांटिटी लिया 0.00001 ऐसा ले लिया। अब बताओ, अगर हमने बहुत छोटा ले लिया तो ये रफली क्या आ जाएगा? अब देखो, ये तो 2 आ रहा है, 2/1। 2/1। कोई कहेगा नहीं सर जीरो ना, मुझे ना एक और ऐसे लेना है 0.00002, और इसको और छोटा ले लेते हैं 0.0000001 ऐसे ले लिया, तो ये देखोगे ये शायद 20 आ जाएगा। ओम अमानस अग्रवाल आ रहे हैं, तुम्हारी बात पूछ रहे तुमसे। कहने का मतलब अगर मैं इस जीरो को बहुत छोटा क्वांटिटी कुछ पुट किया, इसको भी पुट किया तो ये कुछ वैल्यू आया, कुछ अलग पुट किया कुछ अलग वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत छोटा पुट किया, ये भी बहुत छोटा पुट किया, समझ में आया? किसी ने कहा सर यहाँ पे ना 2 पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? तब 10 हो जाएगा, और भी कुछ पुट कर सकता है। कैन वी से दैट कि दिस कैन टेक एनी वैल्यू, या कह सकते हैं इसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके। अब ये आंसर की, ये आंसर की, ये आंसर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या लिखूं? ये लिखूं कि ये लिखूं कि ये लिखूं? कहेंगे दिस इज नॉट डिटरमाइंड, इनडिटरमिनेट। इसको नॉट डिफाइंड, या इसको और बेहतर कहें इनडिटरमिनेट। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मीन्स इट कैन टेक एनी वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मानस पूछ लो अपना सवाल। सर, वो जो आपने लिखा है 5/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट,
तो अगर हम उसे सॉल्व करें 5 इक्वल्स टू इनफिनिट इंटू 0, तो फिर 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा और वो गलत है। 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा और वो गलत है। एक सेकंड, 5 बाई 0 इज इनफाइनाइट। मैंने कहा कि किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी। सर अगर हमने 0 उस साइड लिया तो किस साइड लिया? इनफिनिट की साइड। अच्छा हाँ, अब यही बता रहा हूं। अब बताऊंगा कि इंफिनिटी इंटू 0, अब तुम्हारी बात पे भी आएंगे। ये कह रहा है 5 इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटू 0, है ना। अब मैं कहूंगा 2 बाई 0 इज ऑल्सो इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू 0 तो 2 भी हो जाएगा। तो अभी मैं ये बता रहा था, अभी एक टर्म बताया बच्चों, 0 बाई 0 इट कैन टेक एनी वैल्यू इनडिटर्मिनेट इन द सेम वे। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, इनटू बहुत छोटा नंबर। ये 2 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 0.1 भी हो सकता है। इसका मतलब 0 इंटू इंफिनिटी को भी क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। मैं समझा रहा हूं सिर्फ इसको, नंबर से खेल रहा हूं, हालांकि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मानस अग्रवाल, आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, तुम्हारा सवाल यस सर। है ना। यस। अब बच्चों समझना, अब आंसर करना, अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। 0 इंटू इंफिनिटी, बहुत छोटा इंटू बहुत बड़ा, इट कैन टेक एनी वैल्यू। बच्चों ये समझना, मुझे लगता है अगर ये क्लैरिटी आई होगी। अगर मैं बोलूं 0 प्लस 0, कैन यू से कि दिस इज 0? 0 प्लस 0 Yes, sir. क्या कोई बड़ा वैल्यू हो सकता है क्या? ये 2 हो सकता है। 0 प्लस 0, तो अगर सर ये 0 का मतलब कहते हैं बहुत छोटा नंबर, तो बहुत छोटा नंबर ले लिया, 0.00001 प्लस 0.00002, दोनों का ऐड किया, क्या होगा? छोटा ही क्वांटिटी रहेगा, बड़ा हो सकता है क्या? तो 0 प्लस 0 तो क्या होगा, 0। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर मैं कहूं 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या हो सकता है? 0. 0. कॉन्फिडेंस के साथ 0, छोटा माइनस छोटा, छोटा ही रहेगा, बड़ा थोड़ी हो सकता है। बच्चों अगर मैं कहूं इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर प्लस बहुत बड़ा नंबर, Infinite. इनफाइनाइट होगा। और देखते हैं समझ में आ रहा तो बताना बच्चों, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इज इट 0, इज इट इनफाइनाइट 0. या इनडिटर्मिनेट? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। Sir, indeterminate. एकदम Indeterminate. कॉन्फिडेंट, मतलब तुम्हें सही समझ में आए तभी बताना कि हाँ सर मुझे समझ में आया, मैं समझ के बोल रहा हूँ। ये 0 नहीं होगा, इंफिनिटी नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट होगा। ये है तुम्हारा फिजिक्स, ये अंडरस्टैंडिंग। Indeterminate. कितने बच्चों को रियलाइज हो रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इज इट 0 या इंफिनिटी या इनडिटर्मिनेट? Indeterminate. Indeterminate. पक्का? दिल से अंदर से आवाज आ रही है कि यस सर ये इनडिटर्मिनेट होगा? Yes, sir. Yes, yes, sir. पक्का ना? अब बोलो इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर, है ना। दूसरा इंफिनिटी भी बहुत बड़ा नंबर। सोचो इंफिनिटी का मतलब मैं मानता हूं कि ये इंफिनिटी हो गया, सपोज मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, और ये हो गया, एक और नाम बताओ, एक और अमीर का नाम इंडिया का, कोई भी नाम, टाटा, है ना। अब बच्चों मुकेश अंबानी का पैसा माइनस कोई भी गौतम अडानी का पैसा, ये भी बहुत पैसा, ये भी बहुत पैसा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो सकता है? ये हो सकता है 10 लाख रुपया भी हो सकता है 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 रुपया भी हो सकता है 10 करोड़ भी हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा। समझ में आया? तो इट कैन टेक एनी वैल्यू, इजंट इट?
एक बहुत बड़ा नंबर माइनस बहुत बड़ा नंबर, इट Yes, कैन sir. टेक एनी वैल्यू। सो हम न जीरो कहेंगे न इंफिनिटी कहेंगे, ये कहेंगे इनडिटरमिनेट होगा, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यस सोनक। सर 0 - 0 भी इनडिटरमिनेट होना चाहिए। नहीं, 0 - 0 इनडिटरमिनेट नहीं होगा। किसी के पास ना, मान लो कि एक आदमी है बहुत गरीब है, उसके पास एकदम पैसा नहीं है, 2-4 रुपए है। एक और आदमी है, उसके पास भी 2-4 रुपए है। माइनस करोगे क्या होगा? कम ही होगा ना, बहुत ज्यादा हो सकता है क्या? सर पर जीरो का अगर मतलब जो बहुत छोटा, इसका भी जीरो बहुत छोटा। सर अगर जिस 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अगर उन दोनों के अंदर साइन चेंज होता है और जब सुनो, हाँ ये बता रहा हूँ हाँ सोनक, सर, जीरो का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत छोटा नंबर। ये जीरो भी बहुत छोटा है। 0 - 0 जो बचेगा, क्या वो बड़ा नंबर हो सकता है? क्या वो 2 हो सकता है? क्या वो 5 हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर। बहुत छोटा ही रहेगा ना। हाँ सर, लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि मुकेश अंबानी के पास 10⁻7 रुपीज है और गौतम अदानी के पास 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6 रुपीज है, या यस सर, 10⁻7 गॉट इट। माइनस 2 रुपीज है। हो सकता है ना, वो भी बहुत बड़ा नंबर होगा। हाँ सर, सो ये कुछ भी पैसा हो सकता है दोनों के पास। क्लियर? यस सर। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो इनडिटरमिनेट होगा, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिट। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, अनिल अंबानी के पास बहुत पैसा है ना, दोनों अमीर है। थोड़ा अनिल अंबानी के पास कम हो गया है ना, बट एनीवे है तो बहुत ना। अब दोनों मिल गए, अब दोनों एक ही कंपनी हो गई। दोनों मिलने के बाद कितना पैसा रहेगा बच्चों? बहुत बहुत। बहुत ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी हो गया दोनों मिल गए तो गरीब हो गया, 50 रुपया हो गया। मतलब विद द टाइम हो सकता है आगे जाकर के घाटे लग गए उसकी कंपनी को, तो नहीं पता, बट अभी तो जब मिला उस समय बहुत पैसे रहे। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट। क्या अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप हुआ इस कॉन्सेप्ट का जो आज हमने बताया, इनडिटरमिनेट वाला? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। चलो बच्चों, ये तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे समझना है चीजों को, थोड़ा सा अंदर से आना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा। अब तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद द, जो प्रॉमिस किया था वो था ट्रिगोनोमेट्री। और ये सारे कॉन्सेप्ट बीच बीच में कभी आता है, इसलिए मैं इसको बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप हो जाए। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल मेजर करते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, पता है ना, 6 डिग्री। Yes, sir. अगर कोई मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यार 30 डिग्री कितना होगा, मम्मी को तुमसे पूछा कि तुमको अगर मम्मी ये एंगल ना 30 डिग्री बन रहा है, मुझे ये होता क्या है 30 डिग्री, कैसे समझाओगे कि 30 डिग्री क्या होता है? किसको कहेंगे 30 डिग्री? क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है? यूनिट है। तो मम्मी को पहले समझाने की कोशिश करो कि मम्मी एक 1 डिग्री होता है एंगल, और 30 डिग्री एंगल जो है वो 1 डिग्री से इतना टाइम्स बड़ा है, 30 टाइम्स बड़ा है। जैसे अगर तुम कहा जाए कि तुम लोग, यूनिट का मतलब भी तुम्हें समझ में आता होगा, जैसे कपड़े लेने जाने हैं तो पहले क्या होता था, 1 मीटर, इतने लेंथ को बोलते हैं 1 मीटर, है ना। मम्मी साड़ी खरीदती है, वो पूछते हैं कितने मीटर का साड़ी है, तो कहता है 5 मीटर, मतलब इतने यूनिट से 5 टाइम्स ज्यादा है उसका लेंथ।
पहले तो 1 मीटर, अगर तुम मान लो तुम मम्मी से पूछो मम्मी 1 मीटर क्या होता है, तो मम्मी बताएगी देखो इतने लेंथ को 1 मीटर बोलते हैं, पर्टिकुलर लेंथ को, ये मान लिया गया है। कोई मुझे बता सकता है कि 1 डिग्री कैसे बताओगे तुम मम्मी को कि 1 डिग्री क्या होता है मम्मी? किसी को भी समझाना है? एनीवन, कोई आइडिया व्हाट इज 1 डिग्री? सर जब एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो बचेगा वो 1 डिग्री क्या रहेगा। बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया और उसको क्या किया, ऐसे ऐसे 360 डिविजन किया। कितना? 360 डिवीजन, इक्वल 360 इक्वल डिवीजन। बहुत ही बढ़िया। तो एक जो डिवीजन बचेगा उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? 1 डिग्री। ऐसा कन्वेंशन ले लिया गया। मान लो जिस समय ये बना हुआ कन्वेंशन, हो सकता है कोई कहता है मैं 360 नहीं, मैं 100 ले रहा हूं, इसको 100 डिवीजन, तो 1 डिग्री को बोलता है, 100 डिवीजन में से एक को बोलते हैं 1 डिग्री। लेकिन कन्वेंशन ले लिया गया, 360 में डिवाइड किया गया, तो वही कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, उतने को हम बोलते हैं 1 डिग्री। अब ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल देखें तो इसका ये कितना टाइम्स है, तो उतने को बोलते हैं, मान लो 30 टाइम्स है तो 30 इंटू 1 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। इज इट क्लियर 1 डिग्री क्या होता है? Yes, sir. ये कन्वेंशन Yes. मान लिया 360 में डिवाइड किया। अब नाउ तुम्हें नहीं पूछना कि सर क्यों 360 में, क्या कुछ लॉजिक उस समय उनको हुआ होगा 360 में करते हैं, बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर सारे यूनिट किस में लिया गया, 10th 10 100 ऐसे मेजर करते हैं ना। जैसे पहले अलग अलग यूनिट था, 1 गज 1 फीट समथिंग 16, ये सब कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली 10 के टर्म में लेते हैं, 1 मीटर 100 मीटर 1 किलोमीटर 10 टू द पावर में। तो किसी को पता है पहले पैसे जो होते थे, 98 होता था, 54 होता था, ये सब तो तुम लोग सुने ही नहीं होंगे। 4 आना 8 आना, आना सुने हो कोई? 16 आना बन के 1 रुपया। आना हाँ सर। कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ लैंग्वेज में तो आता है। तो आना में क्या होता था, वो 16 में डिवाइड करते थे चीजों को, 16 है ना, 16 में डिवाइड किया, फिर 16 को मतलब एक को कहा तो उसको 16 कर दिया, तो फिर 8 आना, फिर और कर दिया हाफ तो 4 आना, फिर 1 आना, है ना। तो 16 आना को 1 रुपया बोलते थे, 8 आना 4 आना उसको 25 पैसे बोलते थे। एनीवे वैसे ही इसको 360 किया गया था। लेकिन तुम लोगों को कुछ आइडिया ऐसा यूनिट होता है बच्चों? हाँ Yes, सर, sir. रेडियन। Radians. कुछ बच्चों को यूनिट नहीं भी पता है तो डोंट वरी, एक ऐसा यूनिट होता है जिसे अलग अलग कंट्री, अलग अलग जोन, अलग अलग यूनिट फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, दिक्कत होती है। क्योंकि अब तो ग्लोबली सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो बुक कहीं पे छपा इंग्लैंड में वो हम लोग भी पढ़ते हैं, तो ये माना गया कि सब लोग ना एक ही यूनिट फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो सब लोग एक्सेप्ट करें और वही चीज को हम मान्यता दिया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमे इंटरनेशनल यूनिट। ये फ्रांस में मीटिंग हुई थी एक साइंटिस्ट की, ये सब पढ़ाया जाएगा ऐसा यूनिट डिटेल में। तो एंगल का जो डिग्री यूनिट है ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? Radian. Radians. रेडियन। 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 अब कहोगे सर रेडियन डिफाइन कैसे, सबको नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता वो परेशान मत होना, हम बताएंगे, डोंट वरी। बच्चों क्या करना है अभी, मुझे ना ये रेडियन के बारे में पता करना है, रेडियन भी समझा देता हूँ, फिर ट्रिगोनोमेट्री पे आऊंगा। हालांकि चूंकि तुम लोग अभी कंफर्टेबल रहोगे डिग्री के साथ, 10th में भी डिग्री के साथ खेलोगे, लेकिन अभी हम डिग्री और रेडियन में थोड़ा कन्वर्जन बता देंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स, आगे हमें जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो जैसे हमने डेफिनेशन में कैसे बताया बच्चों कि हाउ 1 डिग्री इज डिफाइंड, कि एक सर्कल लिया, उसको 360 इक्वल पार्ट में कहा और एक पार्ट को कहा 1 डिग्री। वैसे ही हाउ रेडियन इज डिफाइंड, क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसे एंगल लिया और बच्चों ये आर्क लेंथ है L और ये है रेडियस R, ये आर्क लेंथ और रेडियस और ये हो गया एंगल थीटा। तो SI यूनिट में रेडियन में जो डिफाइंड है एंगल को डिफाइंड है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये जो क्वांटिटी आएगा उसी को बोलेंगे रेडियन। समझे बच्चों? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन। अगर ऐसे करेंगे L बाई आर करके जो क्वांटिटी आएगा उसी को कहेंगे रेडियन। पूछेगा सर 1 रेडियन कितना होगा, एक सर्कल लिया, 1 रेडियन कितना होगा, एक सर्कल लिया और इस रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लिया, रेडियस के बराबर, और यहां से ऐसे मिला दिया, ये जो एंगल आएगा ना ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। एक और सर्किल, एक और रेडियस के बराबर लिया, ये भी कितना हो जाएगा 1 रेडियन। ऐसे ऐसे करते जाओ। तो 1 रेडियन क्लियर हुआ क्या? यस। अब बताना, अगर मुझे ये आर्क लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम एंगल निकाल लेंगे। रिवर्स में मैं बोलूं कि अगर मुझे थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो क्या हम आर्क लेंथ बता सकते हैं क्या? यस सर। अब मैंने ये फॉर्मूला बता दिया तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग खुद से कर सकते हो। इफ थीटा इज नोन, आर इज नोन, तो आर्क लेंथ ये होगा। बट ये थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन। तो ये फॉर्मूला में थीटा मस्ट बी इन रेडियन। बच्चों नोट डाउन करना है, लिखना है ये चीजों को, ये नोट्स बनाना शुरू कर दो। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अब आते हैं, एक टर्म आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। क्या लिखा है ये? पाई। ये पाई क्या होता है? 180 डिग्री। सिंपल सा कोई पूछ दे कि व्हाट इज पाई, पाई क्या है, मुझे समझाओ। 22/7। इरेशनल नंबर। 22/7। एनीवन एल्स? व्हाट इज 180 डिग्री। हाँ बोलो, नहीं सुनाई Sir, दिया। the 180 ratio of degree. circumference by diameter. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों कुछ बच्चे हमें पूछता है कि व्हाट इज पाई, पाई है क्या? तो कुछ बच्चे बोलते हैं 22/7, कुछ बच्चे बोलते हैं 3.14, कुछ बच्चे कुछ और। बच्चों पाई है क्या, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ पाई का वैल्यू क्या है, पाई आया कहां से, पाई आया कहां से, कैसे डिफाइंड है पाई, क्या है? तो एग्जैक्टली अगर तुम कोई भी सर्कल लेते हो, सर्कल का ये सरकमफ्रेंस और उसका डायमीटर d और ये पेरीमीटर p, p फॉर पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। तो कोई भी सर्कल लिया, इसका पेरीमीटर मेजर किया और इसका डायमीटर मेजर किया और दोनों का रेशियो देखा, कुछ वैल्यू आया। किसी दूसरे स्टूडेंट ने इतना बड़ा सर्कल लिया, उसने भी ये पेरीमीटर मेजर किया ये, और उसने भी ये डायमीटर मेजर किया, इसने भी निकाला P1 और इसने निकाला D1, इसका भी वैल्यू कुछ आया। अगर मैं हर बच्चे को दे दिया कि एक अपना सर्कल बनाओ, उसका पेरीमीटर मेजर करो, उसका डायमीटर मेजर करो और डिवाइड करो,
क्या वैल्यू आएगा? क्या लग रहा है बच्चों, सबका सेम आता है या डिफरेंट होता है? मतलब तुम लोग जानते हो रिजल्ट? रेशियो सेम आता है। नहीं, रेडियस सबका अलग अलग है। देखो एक बच्चा ने ये बनाया, एक बच्चे ने ये बनाया, एक बच्चा तो घर गया और बहुत बड़ा बनाया ऐसे, अब उसने भी ये लेंथ मेजर किया, लेकिन कहोगे सर लेंथ मेजर कैसे करेंगे? पेरीमीटर हाउ इट विल बी मेजर्ड? कोई आइडिया बताएगा? मैंने कहा By ये बोर्ड using- पे सर्कल ड्रॉ किया है, तो बताया मुझे ये लेंथ मेजर करना है, कैसे मेजर करोगे? पर थ्रेड उसके ऊपर से कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। घर में से एक थ्रेड लाओगे, ये एक यहाँ रखे, ऐसे ऐसे लेते गए लेते गए लेते गए, ऐसे रखते गए और ऐसे कर दिया, है ना? उसके बाद थ्रेड को यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर इसको ओपन कर लिया, ये लेंथ मेजर कर लिया, और डायमीटर तो ऐसे मेजर कर ही लिया। तो ये पेरीमीटर मेजर कर लिया, डायमीटर मेजर कर लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। हर बच्चे को मैं टारगेट दूं कि अपने मन से एक सर्कल ड्रॉ करो। क्या होता है बच्चों, सबका रिजल्ट क्या आने वाला है? लगभग सबका सेम, पता है कि नहीं? 22/7। बच्चों सबका जो रिजल्ट आएगा ना, ये पेरीमीटर बाय डायमीटर, वो सबका सेम ही आता है रेशियो, और उसी रेशियो को बोलते हैं पाई। दिस इज नंबर गिवन बाय नेचर। कोई भी सर्कल लो, सर्किल का पेरीमीटर एंड डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है, ये फैक्ट है ना? और वो जो कांस्टेंट है उसी को क्या बोलते हैं? पाई। और वो रफली कितना होता है वो रेशियो? वो होता है 3.14। और तुम लोग कभी कहीं पढ़ोगे कि डेसिमल के इतने पॉइंट तक का सही सही एक्यूरेट वैल्यू निकाल लिया गया, और वो चीज बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा अभी कि कितना अच्छे से मेजरमेंट करोगे, बिकॉज मेजरमेंट इज अ वेरी टीडियस, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, एक्यूरेट मेजरमेंट। और कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है, ये हम लोग 10th 12th में पढ़ेंगे, 11th 12th। कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर होंगे। इसलिए जितना फाइन मेजरमेंट होगा, जितना एक्यूरेसी की तरफ जाएगा मेजरमेंट, उतना हम एक्यूरेटली पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पाई, तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि सर दिस इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर फॉर एनी सर्कल, एंड दैट इज रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर ने ये दिया है। पक्का क्लियर समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. है ना? बहुत ही बढ़िया। अब बताना बच्चों एकदम कि अगर आप पाई का डेफिनेशन क्या हो गया, पेरीमीटर बाय डायमीटर। तो अगर कोई पूछेगा कि ये पेरीमीटर सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? पाई इंटू डी, या कहेंगे पाई इंटू 2r, है ना? सो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 पाई r। ये तुमने रट्टा मारा होगा, ये डेफिनेशन ही है, पाई का डेफिनेशन है। लेकिन ये पाई इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कितने फॉर्मूले में पाई आया है? रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर पता है क्या? 4/3 पाई आर। एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एनीवन? By r. क्या बात, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, मुझे पता है तुम लोगों को पता होगा। नहीं भी पता है तो डोंट वरी, हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब मैं ये रियलाइज करवा रहा हूं बच्चों कि पाई कितने फॉर्मूले में तुमने देखा होगा, मतलब कितने जगह पे कितना इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग पता है कैलकुलस जब पढ़ेंगे ना, तो तुमने तो ये रट्टा मार लिया ना, वी विल प्रूव कि व्हाई दिस इज 4 पाई बाय 3 पाई आर क्यूब, क्यों ऐसा होता है। वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला, वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तो शायद कुछ बच्चे अलग टेक्निक होता है, बायजूस कुछ देखता है तो वो पढ़ा होगा यार। कुछ बच्चे मुझे बताते भी है, 9th 10th में स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। बच्चों ये कैलकुलस से प्रूव करने वाले हैं। तो नाउ पाई क्या है ये पता है?
सारे बच्चे सुनना, सारे बच्चे बताना मुझे, अगर मैं पूछूं कि ये एंगल ये पूरा एंगल कितना होगा, हाउ मच दिस एंगल इज, ये यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री में तो डिग्री 360 डिग्री है ना। लेकिन अगर रेडियन में पूछा जाए कि रेडियन में कितना है, ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई रेडियन में कितना है, तो तुम कहोगे सर रेडियन में, एक काम करते हैं, ये पूरा सरकमफ्रेंस, ये आर्क लेंथ पूरा हो जाएगा अपॉन रेडियस, यही हो जाएगा ना, L/R ना, L हो जाएगा पेरीमीटर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई R अपॉन R, कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर अब मुझे ना रिलेशन चाहिए, डिग्री में और रेडियन में कैसे रिलेटेड है, दो यूनिट कैसे रिलेटेड है। तुम कहोगे सर इसी को हम डिग्री में कहते हैं तो ये होता है 360 डिग्री, और रेडियन में कहेंगे तो ये होता है 2 पाई रेडियन, है तो दोनों सेम ही चीज। कैन वी से कि 2 पाई रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं RAD, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स एक फॉर्मूला बना लेते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो बच्चों? याद हो गया? पाई रेडियन इज हाउ मच? 180 180 degree. 180 डिग्री अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, पाई बाय ये बहुत 180 सिंपल सा है। ये 180 डिग्री का मतलब हुआ 180 इंटू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या ये ऐसे लिख दूं तो परेशानी होगी क्या? नहीं होना चाहिए। यहां तक में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है तो बताओ 1 डिग्री हाउ मच, पाई बाय 180 रेडियन। अब मान लो हमने इतना सिखा दिया और कोई पूछ दिया कि बताओ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, ये सवाल आ गया। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री को लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को तो हमने देख ही लिया है कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये 0 0 गया, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। क्या ये तुम कंफर्टेबल हो बच्चों कि 30 डिग्री इज सेम एज पाई बाई 6 रेडियन? Yes, sir. तो एक होमवर्क दे तुम्हें, क्या 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिखने में कंफर्टेबल हो सारे बच्चे? अनिरुद्ध, महापात्रा, यस सर चैतन्य, Yes, sir. ठीक है। बच्चों एक होमवर्क देता हूं, मुझे ना कन्वर्जन चाहिए, इधर दे रहा हूं डिग्री में एंगल थीटा इन डिग्री, और इधर मुझे लिखना है रेडियन में। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि 180 डिग्री, ये तो डेफिनेशन ये मैं ही बता देता हूं कि पाई रेडियन होगा। मैं यहां पूछता हूं 90 डिग्री कितना होगा रेडियन में, 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। ये मुझे ना ऐसे निकाल कर बताना है, एक ऐसा चार्ट, जस्ट ऐसा ही मस्ती करना। 300 डिग्री कितना होगा, 150 डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री कितना होगा, ठीक है, 120 डिग्री कितना होगा, इतना का वैल्यू मुझे बताना इन रेडियन। क्या कोई बच्चा है जिसको ये नहीं निकालने आएगा?
जैसे 90 डिग्री निकालना है बच्चों, एक तो कह देगा सर इसका हाफ है तो π/2, नहीं पता तो 90 इंटू 1 डिग्री का मतलब π/180, ये हो जाएगा π/2। अदरवाइज तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, करते चले जाओगे। मुग्धा वाविष्कर, क्या ये Yes, sir. सारे कन्वर्जन हो जाएंगे? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं बोल दूं बताओ कि 5/6 पाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, डिग्री में कितना है, तो ये कैसे करोगे? 5/6 रेडियन 150 डिग्री। इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 150 150। बहुत ही सिंपल करोगे सर, 5/6 इंटू पाई रेडियन को क्या कर देते हैं 180 डिग्री, है ना? पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा 150 डिग्री। या ऐसे भी कह सकते हो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री, 1 रेडियन इज, ऐसे लिख लो। तो बच्चों ये कन्वर्जन में कंफर्टेबल हो गया, मुझे लगता है ये सब बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे, और हम लोग अभी कुछ भी टफ नहीं पढ़ा रहे, सब आसान जा रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अभी तक में सब समझ में आ रहा है, डिग्री रेडियन। जो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, और एक चीज तुम्हें पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं बच्चों? एक एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और लेट्स ये एंगल जो है लेट्स इसको कहते हैं थीटा, और ये है 90 डिग्री, तो इस एंगल को बता सकते हैं ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। क्या बात है, 90 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि तुम लोग 10th में ना अभी डिग्री में ही डिस्कस करने वाले हो मैक्सिमम चीजें 10th में, तो मैं भी डिग्री में ही मैक्सिमम चीजें अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन जब 11th में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें डिग्री की जगह पे रेडियन में डिस्कस करना होगा। तो मैं अभी डिग्री और रेडियन दोनों में रखूंगा, बट ज्यादातर डिग्री में ही अभी रखूंगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने लिख दिया 90 डिग्री। बट एक और चीज बता देता हूं, सिर्फ ऐसे कि अगर ये कुछ में नहीं दिया, कुछ मेंशन नहीं किया हो, तो इसका मतलब होता है कि वो रेडियन में है। जैसे एंगल कह दिया जाए, कोई कह दे एंगल इज 30 डिग्री, यस 30 डिग्री, बट कोई कह दे एंगल इज 30, इसका मतलब है 30 रेडियन। इफ नथिंग इज मेंशन मतलब ये एसआई यूनिट में है। हालांकि ये चीज मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर ये एंगल की बात करें, इस थीटा एंगल की बात करें, तो इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इस AB को इज इट कॉल्ड बेस? यस सर। और इस एंगल के लिए इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। ये सबको पता है क्या? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब मुझे कोई बताएगा कि एक टर्म होता है साइन थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन थीटा नहीं पता है तो अभी याद कर लो। साइन थीटा बोलते हैं साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं साइन थीटा। अब ये याद कर लेना बच्चों, ये नाम, जैसे मान लो मुझे तुम लोगों में से जब क्लास अटेंड करोगे सबका नाम पता करना है, तो मैं तो बोलूंगा इसका नाम क्या है। अब तुमसे पूछ लिया, तुमने बता दिया मेरा ये नाम है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा ये नाम क्यों रखा, हमें याद रख लेना है तुम्हारा ये नाम है। वैसे ही साइन थीटा का ऐसे डेफिनेशन है, कॉस थीटा, क्या डेफिनेशन है बच्चों कॉस थीटा का? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक और टर्म होता है tan थीटा, ये भी बताई दो। साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अपॉन बेस, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा जो होता है sin थीटा बाय cos थीटा, बट यहां से अगर बताएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एकदम सही बताया, sin थीटा बाय cos थीटा, दिस बाय दिस, तो p बाय b। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेसिक हुआ। और इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है? कॉसेक। कॉस कॉसेक थीटा। ये हो जाता है इसका उल्टा, x बाई p। वैसे ही cos थीटा का उल्टा, ये बच्चों तुम लोगों को पता होगा, Sec। नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लेना अभी, सोचो पढ़ रहे हैं। सेक थीटा ये होता है x बाई b, उल्टा ऑफ cos थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट। बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बच्चों एक फॉर्मूला शायद तुम लोग पढ़े होगे, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही बढ़िया, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये चीज बहुत जगह यूज करेंगे। मुझे लगता है ये बच्चे जानते हैं और इसी को पढ़ के बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मुझे तो बहुत आता है ना। चलो ये कॉन्फिडेंस के साथ तो बच्चे बता देते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला सबको पता होगा। जैसे बताया ना, बड़ा कौन सा है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में पूछो कि कौन सा क्वांटिटी बड़ा है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बड़ा है, पक्का बड़ा है। बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन बड़ा है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होने वाला है? मोर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन Less देन 1। लेस देन 1। लेस देन। तो साइन थीटा कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो लेस देन 1 होगा बच्चों, यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। साइन थीटा लेस देन 1 होगा। लेकिन किसी केस में सोचो कि एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे ये एंगल जो है ना बहुत छोटा करते जाते हैं। छोटा नहीं, मतलब ऐसे सोचो कि ये बहुत बड़ा करते जाते हैं, बहुत बड़ा। ये बेस कांस्टेंट रखा, ये जितना ज्यादा एंगल बड़ा होते जाएगा ये भी बड़ा होते जाएगा, ये भी बड़ा होते जाएगा। ये बहुत बड़ा करो, बहुत बड़ा। ये लग रहा है कि बाद में ना ये और ये लगभग इक्वल होने वाला रहेगा। यस सर। ये कब होगा? जब बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, ये ना ऑलमोस्ट ऐसे खड़ा हो जाए ये दोनों। ठीक है, यस। तो ये उस केस में ये और ये लगभग इक्वल हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री में, अभी समझाऊंगा कि 90 डिग्री में ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल भी हो सकता है। सर पर 90 डिग्री में तो साइन थीटा का मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर को यही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा कि ये कहां जाकर मिलेगा 90 डिग्री पे? ये ऐसे बड़ा और ये बड़ा, तो जितना आगे होगा तो ये उतना बड़ा होते जाएगा, दोनों लगभग बराबर ही हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यस सर।
अगर मैं cos थीटा की बात करूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुमने कहा सर बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, ये भी लेस देन 1 होगा। अब यहाँ पे देखना, ये शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ये बेस फिक्स रख लिया, ये ना एंगल को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, बहुत छोटा कर दो, तो बताना ये बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट इक्वल होगा क्या, जब ये एंगल Yes, sir. छोटा कर दिया तो? Yes, sir. यस पक्का सर। ना? जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 1. 1 तो देखो एक फॉर्मूला जो तुमने रट्टा मारा होगा कि सर cos 0, कुछ बच्चे रट्टा मारे होंगे, cos 0 क्या होता है? 1। ये प्रूफ हो गया यहां से। जितना Yes, छोटा sir. करते जाओगे बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग इक्वल होने लगेगा, और 0 पे क्या होगा? दोनों इक्वल, सो cos 0 1, cos थीटा भी लेस देन 1। कभी ऐसा हो सकता है कि cos थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए नो। किसी भी ट्रायंगल के No, लिए? sir. No. No, sir. किसी भी ट्रायंगल के लिए बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा तुझे बोलता है कि cos थीटा का वैल्यू 2 है, तो कहोगे कि यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कोई भी थीटा नहीं है। नहीं होगा। पक्का ना? अगर Yes, बच्चों sir. मैं अब उल्टा पूछूं कि sin थीटा इज लेस देन 1, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि cosec थीटा के बारे में क्या कहोगे? Greater than equal to 1. cosec थीटा जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज h बड़ा है और p छोटा है। उल्टा होगा, है ना? अब आते हैं टाइम थीटा के बारे में। तो टाइम थीटा के बारे में क्या कहेंगे? Can be 1 less than 1 or greater than 1. टाइम में बच्चों इसमें कंपेरिजन करें तो कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये बड़ा हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो टाइम थीटा जो होगा इट कैन टेक एनी वैल्यू। टाइम थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है, टाइम थीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, टाइम थीटा लेस देन 1 भी हो सकता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, एकदम समझना, समझने वाली चीज होगी। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तुम लोगों को बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, Yes, ये sir. वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ सपोज 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर क्या लेते हैं? -1, -2, -3। इधर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। कितना आइडिया है? Yes, sir. Yes, sir. -1 वाई कोऑर्डिनेट -2 काइंड ऑफ थिंग। एक ना मैं सर्कल ले रहा हूं, सर्कल अच्छा नहीं है। अब जो समझने वाली चीज आएगी बच्चों, एकदम यहां से समझना, यही आज का क्लास का मेन चीज रहेगा, अंडरस्टैंडिंग पार्ट। बच्चों एक सर्कल लिया, ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ट्रायंगल बना रहा हूं, और इसमें ना मैं रेडियस को फिक्स रखूंगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इज ओ, दिस इज ए, और दिस इज बी। ठीक है? एंड दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं? रेडियस फिक्स कर दिया, और तुम बताना अभी ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. और ये हम लोग चूंकि पढ़ने वाले, हम लोगों का एम बहुत हाई है, तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, है ना? साइन थीटा जो होता है अभी, सपोज ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया रेडियस आर।
r जो होगा वो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। बच्चों x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, y पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, r पॉजिटिव, सो r हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, sir. साइन थीटा में लिख रहा हूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर y अपॉन r। सारे बच्चे सुनना है, एकदम समझना, जो समझने वाली बात है बच्चों। अगर ये पॉइंट ए जो है ना, ये पॉइंट यहां होता, इस पॉइंट के पास होता, एंगल क्या होता बहुत छोटा, Yes, sir. एंगल छोटा, एंगल छोटा तो ये परपेंडिकुलर y भी बहुत छोटा, r तो कांस्टेंट है, y बहुत छोटा, तो साइन थीटा क्या होता है 0 होता है बच्चों। जब थीटा 0 तो साइन थीटा 0. 0. अब जैसे से एंगल बढ़ा रहे हैं साइन थीटा क्या हो रहा होगा, ये बड़ा बड़ा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो बताना, as theta increases, value of sin theta also increases। क्या यह स्टेटमेंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. जैसे से थीटा इंक्रीज कर रहे हैं साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है, और अभी मैं बात कर रहा हूं 0 से लेकर के, ये एंगल कितना है 90 डिग्री तक के लिए, और अभी मैं बात कर रहा हूं फॉर 0 to 90 डिग्री के लिए। थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, सबको क्लियर ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मुझे बताना कि अगर मैं बात करूंगा कि आज थीटा इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट द कॉस थीटा? Decreases. 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 पक्का? कॉस थीटा डिक्रीजेज। Yes. रीजन इज कि जब थीटा 0 है तो देखो ये बेस और ये इक्वल है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे देखो ये ओ भी घट रहा है, जैसे थीटा बढ़ेगा ये ओ भी क्या होगा कम होगा। थीटा और बढ़ाएंगे तो ये ओ भी और छोटा हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो देखना ये 90 डिग्री हो गया तो ये 0 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है? cos 0 डिग्री जो होता है Zero. वो होता है 1, और cos 90 डिग्री जो होता है ये होता है 0। क्या आज ये दो वैल्यू कॉन्फिडेंटली याद हो गया? क्या Yes. इसको Yes, भूल sir. जाएंगे कभी? Yes, sir. मुझे नहीं लगता कि भूलना चाहिए। cos 90 क्या हो जाएगा 0, और cos 0 1। अब सुनना, मैं आता हूं टाइम थीटा के बारे में। टाइम थीटा, टाइम थीटा, टाइम थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। एज थीटा इंक्रीजेज, बताना तुम लोग बच्चों, एज थीटा इंक्रीजेज y विल इंक्रीज एंड x विल Decrease. डिक्रीज। तो ये इंक्रीज करने से ये बढ़ेगा और ये डिक्रीज करने से भी ये बढ़ेगा, मतलब दोनों फैक्टर बढ़ाने वाला है। Yes, sir. Yes. मतलब टाइम थीटा क्या हो जाएगा सर्टेनली क्या होगा इंक्रीज करेगा, Yes. Yes. और टाइम थीटा जो इंक्रीज करेगा वो साइन थीटा का रेट से करेगा या साइन थीटा से ज्यादा रेट से इंक्रीज करेगा? किसमें ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा, Sin theta के रेट से करेगा. या टाइम थीटा? Tan theta. टाइम थीटा, Tan. बिकॉज साइन थीटा में तो सिर्फ यही इंक्रीज हो रहा है, बाकी तो दूसरा कांस्टेंट है, और टाइम थीटा में ये भी हो रहा है और ये डिक्रीज करा, ये भी इंक्रीज कराने का फैक्टर है, मतलब दोनों फैक्टर इंक्रीज करा रहा है, दो दो हो गया, मिल गया, तो टाइम थीटा विल इंक्रीज एट ग्रेटर रेट। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं अब बात करूं कि tan 90 डिग्री क्या होगा, Not तो अगर defined. सर tan 90 डिग्री जब ले जाएंगे तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा r, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 0, r अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। tan 90 याद हो गया बच्चों क्या हो जाएगा
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और अभी अभी तुम लोग कहाँ ही साइन थीटा भी बढ़ रहा था, लेकिन साइन थीटा बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा, 1 तक पहुंचा, और टाइम थीटा तो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ा और कहाँ पहुंच गया, इन्फिनिटी। तो क्या हमें ये क्लियर हुआ कि जैसे मैं थीटा को बढ़ाऊंगा, व्हाट हैपेंड टू साइन थीटा, व्हाट हैपेंड टू कॉस थीटा, व्हाट हैपेंड टू टाइम थीटा? ठीक है। यस सर। यस। तुम्हारे पास घर में कोई बुक है जिसमें साइन थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है? क्या तुम लोग खुद से ये होमवर्क कर सकते हो, कहीं से ढूंढ के निकालो कि साइन यस सर। 0 क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45? ये जस्ट होमवर्क दे रहे हैं। गूगल से सर्च करो, बुक से सर्च करो, बड़े भैया से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, ये कहीं से करो, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो। सर ओनली साइन? नहीं, अब सबका, साइन का भी, फिर कॉस का भी, और फिर टाइम का भी। अगर साइन कॉस निकल गया तो टाइम तो तुम निकाल ही लोगे, बिकॉज टाइम थीटा तुम ही लोगों ने कहा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा चीज पढ़ा, बट धीरे धीरे हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीजें टफ जाएगी, लेकिन जब तुम्हें लगे कि सर थोड़ा टफ जा रहा है तो बताना है, सर मुझे नहीं समझ में आया। ओके, एंड वी विल फोकस ऑलवेज ऑन अंडरस्टैंडिंग, ऑन विजुअलाइजेशन। ठीक है ना? ठीक है बच्चों? Yes, sir.